अंसारी को सबूते खाक किया जाएगा। देखिए उसके लिए जो मिट्टी जो है वो खोदी जा रही है। ये कब्रिस्तान जो है वो मुख्तार अंसारी के आवास से करीब 600 मीटर की दूरी पे है, जहां पर आज उन्हें सबूते खाक किया जाएगा। देखिए ये अहम इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर उनके पिता जो हैं उनकी जो कब्र है वो है। इसके अलावा उनकी जो माता रबिया बेगम है उन्हें भी यहीं पर सबूते खाक किया गया था और ठीक उसके बगल में जो मिट्टी है वो खोदी जा रही है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो काम है वो तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि देर रात जो है वो मुख्तार अंसारी को यहाँ पर सबूते खाक किया जाएगा और इसको लेकर तैयारियां जो है वो सुबह से चल रही थी और अब जो मिट्टी है वो यहाँ से हटाई जा रही है। यहाँ पर जिला अधिकारी के अलावा जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुंचे थे और तमाम चीजों का जो जायजा है वो बीते रात ही ले लिया गया था और उसके बाद ये जगह निर्धारित की गई थी कि कहां पर जो है वो दफनाया जाएगा। और उसको लेकर देखिए तैयारियां जो हैं वो शुरू से सुबह से ही चल रही है। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कालीबाग कब्रिस्तान का, जहां पर आज मुख्तार अंसारी को सबूते खाक किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद सीधा एसटीएफ की जो टीम है वो मुख्तार अंसारी के शव को सीधा गाजीपुर लेकर आएगी और गाजीपुर पर उनका जो आवास है वहां से करीब 600 मीटर की दूरी पर एक कब्रिस्तान है, जहां पर उन्हें सबूते खाक किया जाएगा। हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से जो मिट्टी है वो खोदी जा रही है। महज 600 मीटर की दूरी पर जो है ये कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान को लेकर कई बातें जो हैं वो चर्चित हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके पिता और माता दोनों का जो है वो कब्र है। ऐसे में ये माना जा रहा था कि मुख्तार अंसारी की जो कब्र है वो यहीं पर खोदी जाएगी, मिट्टी जो है खोदी जाएगी। ठीक उनके पिता के कब्र के बगल में जो है वो मिट्टी खोदी जा रही है। एसटीएफ की जो स्पेशल टीम है वो बांदा से यहाँ पर मुख्तार अंसारी के शव को लेकर आएगी और उसके बाद सबसे पहले उनके आवास पर ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनके परिवार के लोग जो है वो शव को देखेंगे। उसके बाद जो जनाजा है वो उठेगा और यहाँ पर सबूते खाक किया जाएगा। ये अनुमान और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीब 9 बजे तक जो शव है वो यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि करीब 440 किलोमीटर से ज्यादा का जो दूरी है वो है बांदा से गाजीपुर की, जहां पर मुख्तार अंसारी का घर है। और ऐसे में जिस जगह पर सबूते खाक किया जाएगा उसकी भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से तैयारी जो है वो की जा रही है। कहा जा रहा है कि अंतिम रूप जो है वो दिया जा रहा है। तैयारियां इस तरीके से है कि जो परेशानी है वो आने के बाद ऐसी ना हो, क्योंकि देर रात जो है वो शव यहाँ पहुंचेगा। उसके बाद सबूते खाक जो है उन्हें किया जाएगा। मुख्तार अंसारी को लेकर जो लगातार बातें चल रही थी कि जो पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम के बाद उन्हें वहां से शव जो है उनके जो बेटे हैं उमर अंसारी उन्हें दे दिया जाएगा। उसके बाद उमर अंसारी जो है पुलिस के साथ एसटीएफ की जो यूपी पुलिस की जो एसटीएफ है यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स है वो शव को लेकर यहाँ पहुंचेगी। करीब 23 गाड़ी का जो कॉन्वे है वो आने वाला है और सबसे पहले उनके घर पर जाएंगे और घर के बाद जो करीब 600 मीटर की दूरी पर ये जो कब्रिस्तान है वहां पर उन्हें सबूते खाक किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, गाजीपुर। तो इसी बीच अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं बांदा से। अविनाश, देखिए एक ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर कई सवाल सामने आ रहे हैं। बात ये सामने आई है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन ऑडियो के मुताबिक ये पता चलता है और जिस तरह से वो पिछले कुछ दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं कि वो बहुत बीमार थे। बिल्कुल, देखिए जेल मैनुअल के हिसाब से महीने में 1 से 2 बार कोई भी कैदी अपने घर वालों से फोन पर बातचीत कर सकता है। उसी कड़ी में ये जो ऑडियो है ये 26 तारीख का बताया जा रहा है, 26 मार्च का बताया जा रहा है, जिसमें मुख्तार अंसारी बात कर रहा है उमर अंसारी से और अपने परिवार के लोगों से, जिसमें साफ तौर पर परिवार के लोग, चूंकि जिस तरीके से जिस लहजे में बातचीत की जा रही है उससे साफ पता चलता है कि मुख्तार अंसारी काफी बीमार था और उसी बीमारी की हालत में मुख्तार अंसारी की अपने घर वालों से बातचीत हुई। क्योंकि देखिए ये तो बहुत पहले साफ हो गया था। आपको याद होगा कि पिछली सरकार में मुख्तार अंसारी के सीने में अचानक से दर्द उठा था। उसके बाद मुख्तार अंसारी को लखनऊ के पीजीआई में एडमिट कराया गया और कई दिनों तक मुख्तार अंसारी का वहां पर इलाज चला और बीच बीच में ऐसी शिकायत, ऐसी खबर भी आती रहती थी कि मुख्तार अंसारी का जो स्वास्थ्य है वो गिर रहा है। और 36 से 48 घंटे पहले जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हुई थी, पेट में अचानक से दर्द हुआ था, यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, चूंकि जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था उसमें साफ तौर इस बात का जिक्र किया गया था। हालांकि उसके बाद जब डॉक्टरों को लगा कि मुख्तार अंसारी
का जो स्वास्थ्य है वो पहले से बेहतर है, तो एक बार फिर से बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो बातचीत हुई थी। तो बातचीत के दौरान साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि बातचीत में मुख्तार अंसारी या फिर जो घर वाले इस बात को लेकर कह सकते हैं कि फिक्रमंद दिख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का जो स्वास्थ्य है वो लगातार गिरता जा रहा है। और देखिए अभी चूंकि जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है जेल प्रशासन की तरफ से, जो सारी चीजें कही गई उसके मुताबिक कहा गया कि हृदय गति रुकने से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अब चूंकि देखिए जहां पर मैं मौजूद हूं पोस्टमार्टम हाउस है यहाँ ठीक मेरे पीछे, और यहाँ पर पोस्टमार्टम अभी जारी है और उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ मिनटों में जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी। चूंकि पोस्टमार्टम के दौरान तकरीबन 9 लोग अंदर पीएम हाउस के अंदर मौजूद हैं, जिसमें मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी भी शामिल है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उमर अंसारी को मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी सौंप दी जाएगी और उसके बाद मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी को यहां से भारी सुरक्षा के बीच गाजीपुर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। बिल्कुल अविनाश, लेकिन देखिए अब तो फिलहाल पोस्टमार्टम हो रहा है जिसमें ये साफ हो जाएगा कि आखिर मुख्तार की मौत हुई कैसे है, हृदय गति रुकने से हुई है या कोई और वजह रही है। लेकिन क्योंकि एक लंबा समय रहा है, एक लंबा वक्त रहा है उनकी बीमारी का, बेसिकली क्या बीमारी थी, किस वजह से जो स्वास्थ्य है इतना ज्यादा गिरता जा रहा था, ये जानकारी है आपके पास? देखिए जेल सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी हम लोगों के पास है उसके मुताबिक मुख्तार अंसारी को गैस की समस्या बताई जा रही थी। इसके अलावा जब पिछली बार मुख्तार एडमिट हुआ तो यूरिन इन्फेक्शन की बात सामने आई। हालांकि जब पिछली बार कोर्ट में पेशी हुई थी, हालांकि वो पेशी वर्चुअली हुई थी, तो जज के सामने मुख्तार ने कहा कि उसके खाने में जहर देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन आरोपों को जेल प्रशासन ने निराधार बताया था और साफ किया गया था कि जेल में सुख सुविधा पाने के लिए मुख्तार और मुख्तार के परिवार की तरफ से ये सारी कवायद की जा रही है। और देखिए इससे पहले, चूंकि अगर इससे पहले की बात करें तो पहले की सरकारों में मुख्तार अंसारी के लिए जेल एक आरामगाह की तरह तमाम सुख सुविधाएं मुहैया कराई जाती थी। लेकिन चूंकि वक्त बदला, सरकार बदली और जेल का माहौल भी बदल गया मुख्तार अंसारी के लिए। जो जेल पहले मुख्तार अंसारी के लिए आरामगाह हुआ करते थे, उन्हीं जेलों में एक आम कैदी की तरह मुख्तार अंसारी को रखा जाने लगा। चूंकि पहले जो बैरक होती थी, उन बैरकों में खासतौर पर मुख्तार अंसारी के लिए खाने की व्यवस्था होती थी, अलग रसोईया रखा जाता था। वो सारी सुख सुविधा जो किसी रईस के घर में होती थी, तो सारी सुख सुविधाएं मुहैया कराई जाती थी। लेकिन रोपड़ जेल से वापस आने के बाद चूंकि मुख्तार अंसारी को एक मामले में वहां पर कई महीनों तक जेल में रखा गया और रोपड़ से वापस लाने में भी सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ी। चूंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मुख्तार अंसारी को यूपी सरकार यहां पर लाने में सफल हुई। लेकिन मुख्तार अंसारी की जब वापसी हुई उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में, तो माहौल बदल चुका था और पहले की तरह अब मुख्तार अंसारी को ट्रीटमेंट मिलना बंद हो गया था। खासतौर पर अगर हम बात करें खाने पीने की चीजों की बात करें या फिर जो दूसरी सुख सुविधाएं होती हैं उनकी बात करें, उनको पूरी तरीके से रोक दिया गया। मिलने जुलने वाले लोगों पर भी खास नजर रखी जा रही थी। जो बाहर से पहले मुख्तार अंसारी के पास सामान बेरोक टोक के आते जाते रहते थे, वो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए। और देखिए एक लंबा वक्त हो गया, चूंकि देखा जाए तो तकरीबन डेढ़ दशक से मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, सजा काट रहा है। जाहिर सी बात है कि इतने लंबे वक्त तक अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद रहता है, बाहरी दुनिया से कटकर रहता है, तो निश्चित तौर पर कई स्वास्थ्य संबंधी जो शिकायतें होती हैं वो आनी शुरू हो जाती है। हालांकि देखिए चूंकि ये एक कह सकते हैं कि एक अवधारणा है, लेकिन असली वजह चूंकि जब पीएम रिपोर्ट सामने आ जाएगी और चूंकि मजिस्ट्रेट ने विसरा को भी सुरक्षित रखने का निर्देश जारी किया है, तो विसरा रिपोर्ट आने के बाद और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि मौत की असल वजह क्या है और परिवार के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की सच्चाई क्या है। अविनाश, क्या कोई जानकारी मिल रही है कब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी? देखिए 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है जब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई और देखा जाए तो आमतौर पर इतने समय में पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी कर ली जाती है। लेकिन चूंकि मुख्तार अंसारी से जुड़ा मामला है, मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है। वक्त इसलिए लग रहा है कि जो डॉक्टरों का पैनल है वो कहीं से कोई कसर, कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता कि बाद में इसको लेकर पीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा सके या परिवार ये आरोप लगा सके कि पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया गया या फिर तथ्यों के साथ छेड़खानी की गई, सबूतों के साथ छेड़खानी की गई। तो सभी तथ्यों, सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए बहुत बारीकी से और बहुत ही सावधानी के साथ इस वक्त पोस्टमार्टम चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि देखिए अभी चूंकि 12:20 का समय हो रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 1 बजे तक जो पोस्टमार्टम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा और उसके बाद मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी को यहाँ से
गाजीपुर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। अविनाश, बांदा में, क्योंकि देखिए वो लगभग 2005 के बाद से जेल में बंद है और कई मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अभी आपने बताया कि एक लंबा लगभग 1.5 दशक का वक्त रहा है जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी को और आखिरकार मौत हो गई है मुख्तार अंसारी की। लेकिन लगभग 2004 की हम बात करें तो हमने वो समय भी देखा है जब आपराधिक साम्राज्य के शिखर पर मुख्तार अंसारी था। कोई कुछ बोलने वाले नहीं था, ना सरकारें ना कानून, और किसी चीज का डर नहीं था। और अब हमने एक ये समय भी देखा है जिस तरीके से हमें ये ऑडियो में दिखाई दे रहा है, एक डर, एक खौफ, एक थकावट, एक थकान और शायद मौत का डर भी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ना सिर्फ पूर्वांचल में जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह था मुख्तार अंसारी, बल्कि हम उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर यूपी से बाहर के राज्यों की बात करें, खासतौर पर अगर हम दिल्ली की बात कर लें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन राज्यों में भी कहीं ना कहीं जो मुख्तार अंसारी का गैंग था वो ऑपरेट होता था। और खासतौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्तार अंसारी के गैंग में जो शार्प शूटर थे उसमें से कई ऐसे शूटर थे जो पंजाब के कुख्यात शूटर हुआ करते थे। हालांकि उनमें से कई ऐसे शूटर थे जिनको पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, लेकिन देखा जाए तो इन तमाम राज्यों में मुख्तार अंसारी का गैंग ऑपरेट होता था। और बड़े जो ठेके होते थे, खासतौर पर अगर हम पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो बड़े ठेके होते थे, चाहे हम रेलवे के टेंडर की बात करें, कोयले के टेंडर की बात करें, मछली का एक बहुत बड़ा कारोबार था। मछली के कारोबार में मुख्तार अंसारी की एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती थी। कहते हैं कि जो रेट खुलता था पूर्वांचल की मंडियों में मछली का, वो मुख्तार अंसारी के द्वारा खोला जाता था कि प्रति किलो मछली का रेट क्या होगा। तो ऐसे काले धंधे थे मुख्तार अंसारी के, और जाहिर सी बात है कि इन्हीं काले धंधों के आधार पर, इन्हीं काले धंधों की मदद से मुख्तार अंसारी ने एक बड़ा आर्थिक साम्राज्य न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कई दूसरे राज्यों में भी आर्थिक साम्राज्य को खड़ा किया। तो इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि मुख्तार अंसारी जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह हुआ करता था। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो शायद ही इतना बड़ा गैंग कभी ऑपरेट हुआ हो। हालांकि बीते कुछ सालों में कह सकते हैं कि मुख्तार अंसारी के गैंग की कमर टूट गई जब 17 में योगी सरकार बनी, और जिस तरीके से योगी सरकार ने अपनी मंशा साफ की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर, बड़े माफियाओं को लेकर, कि बड़े माफिया चाहे कितने भी रसूखदार क्यों ना हो, उनके पॉलिटिकल कनेक्शन कितने भी मजबूत क्यों ना हो, उनको कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा। और जो एक प्रतिबद्धता दिखाई गई सरकार की तरफ से, ना सिर्फ मुख्तार अंसारी के मामले में, बल्कि आपने देखा कि अगर हम बीते 7 सालों की बात करें तो हजारों करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जो काली कमाई है, जो अवैध संपत्ति है, अलग अलग माफियाओं की, भूमाफियाओं की, सरकार ने उनको जब्त करने का काम किया, उनको जमींदोज करने का काम किया। जहां तक सवाल मुख्तार अंसारी का है तो आपको याद होगा कि सबसे पहले, चलिए ठीक है अविनाश, लौटेंगे आपके पास में, नजर बनाए रखिएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ